हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं CSB PRT 2013 का सैम्पल पेपर जो कि पूरी तरह से सॉल्व है। और ये क्वेश्चन आर्मी पब्लिक स्कूल का जो रिक्रूटमेंट होता है टीचर्स का, उसका सैम्पल पेपर है। सैम्पल पेपर तो नहीं है एक्चुअली, ये एक्चुअल पेपर है जो 2013 में आया था। तो ये सॉल्व किया गया है, तो इस पेपर को ध्यान से देखिए। इससे आपको हेल्प मिल सकती है कि एक्चुअली एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन और कौन कौन से जो है सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितने आते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज 1 है। तो इससे आपको पता लगता है कि आपके पास जो है एक पैसेज भी आता है। जो AWS का क्वेश्चन पेपर होता है वो पूरी तरह से इंग्लिश में होता है। फर्स्ट पार्ट तो स्पेशली इंग्लिश में ही होता है। और अगर किसी ने TGT या PGT लेवल पे हिंदी से क्वेश्चन पेपर को हिंदी सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट कर रखा है तो केवल हिंदी सब्जेक्ट का पेपर जो है आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपने मैथ्स ले रखा है या फिर सोशल साइंस ले रखा है या फिर आपने साइंस ले रखा है या कोई सभी सब्जेक्ट आपने TGT और PGT लेवल में लिया है, तो सारा जो क्वेश्चन रहता है वो 100% जो है इंग्लिश मीडियम से रहता है। और PRT का जो पेपर रहता है क्वेश्चन पेपर, उसमें भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि आपको क्वेश्चन हिंदी में भी मिलेंगे। केवल एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ इन इंग्लिश। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पैसेज दे रखा है। तो पैसेज पढ़ने की आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और पैसेज पढ़ने के बाद जो इसके नीचे है वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी इन्होंने साथ में दे रखा है। ये सैम्पल पेपर का आंसर की के साथ आंसर है। इसके बाद एक और पैसेज आता है, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़ सकते हैं और उसके बाद इस पैसेज पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। एक और पैसेज है, पैसेज बड़े हैं बट उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो कम है, मतलब क्वांटिटी में कम है। ये थर्ड पैसेज है और ये फोर्थ पैसेज है। ये देखिए, इस पर भी एक ही क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्ट देखिए 5 पैसेजेस है हमारे पास। एक और पैसेज है। तो ये पैसेज वाले क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके बाद आपको आते हैं चूज़ द एंटोनिम फॉर द वर्ड अंडरलाइंड इन द सेंटेंसेस। इसका मतलब एंटोनिम और सिनोनिम्स को आपको किसी अच्छी ग्रामर की जो बुक होती है, वैसे तो आई प्रेफर यू टू रीड एस चांद बुक। और इसके अलावा KVS के जितने भी सैम्पल पेपर के कोई बुक्स आती हैं या KVS प्रिपरेशन के लिए जो बुक्स आती हैं, सेम वही सिलेबस आपको आर्मी स्कूल के टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो कोई स्पेशल बुक मार्केट में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी कंपनी के जो बुक होते हैं एस चांद के या उपकार के, वो आप KVS के टीचर्स के जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं उन बुक्स को भी ख़रीद के आप आर्मी स्कूल के एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अ सेरेन माइंड कैन नेवर बी द पायनियर ऑफ अ ग्रेट रेवोल्यूशन। आपको यहाँ पे एंटोनिम यानी इसका अपोजिट जो है वो चूज़ करना है। सेरेन का अपोजिट होता है एगिटेटेड। नेक्स्ट है, चूज़ द एंटोनिम फॉर द वर्ड अंडरलाइन इन द सेंटेंस। शी इज़ ब्यूटिफुल एज वेल एज फ्रिवलस। इसका एंटोनिम है सीरियस। चूज़ द एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड अंडरलाइन इन द सेंटेंस। द कम्युनिटी इज एगॉग विथ स्पेकुलेशन अबाउट द फेट ऑफ द मनी कलेक्टेड। और इस अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट है, सिनोनिम पूछा हुआ है। सिनोनिम का मतलब होता है कॉमन वर्ड और सिमिलर वर्ड। हिंदी में बोलेंगे इनको पर्यायवाची शब्द। तो एगॉग का जो पर्यायवाची शब्द होता है या सिनोनिम होता है वो होता है एक्साइटेड। चूज़ द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग। ही हैज़ द प्रोपेंसिटी फॉर गेटिंग इनटू डेप्ट। इसका मतलब है नेचुरल टेंडेंसी। उसकी ये ऑलमोस्ट आदत ही है कि वो बहुत जल्दी कर्ज में डूब जाता है। The below expression is followed by 4 words. Select the word you think best conveys the idea. इसमें जो है हिंदी में अगर इनको देखा जाए तो इनको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इनको भी आप जो है अपने ग्रामर की बुक से लर्न कर सकते हैं अच्छे से। A remedy for all diseases and that is known as panacea, यानी रामबाण, जो हर मर्ज की दवा होती है।
The below expression is followed by 4 words. Select the word you think best conveys the idea. A disease which ends in death. एक ऐसी डिजीज जिसका जो एंड होता है वो डेथ पे ही होता है, तो उसको बोलते हैं फैटल, हिंदी में उसको हम बोलते हैं घातक. ही इज़ ऑलवेज पिकिंग होल्स इन एवरी प्रोजेक्ट. ये ईडियम और फ्रेसेस हैं, इनका मतलब होता है जो छोटे से आपके मुहावरे टाइप के होते हैं इंग्लिश के, उनको ईडियम या फ्रेसेस बोलते हैं. तो पिकिंग होल्स एक छोटा सा मुहावरा है, उसका जो एक्चुअल जो मीनिंग है हमारे बोलचाल की लैंग्वेज में, उस मीनिंग को ढूंढना है. तो देखिए, ही इज़ ऑलवेज पिकिंग होल्स इन एवरी प्रोजेक्ट. उसको हर प्रोजेक्ट में, हर काम में गलतियां ढूंढने की आदत है. तो दैट इज़ फाइंडिंग फॉल्ट्स विथ. Choose the option with best expresses the meaning of the underlined idiom. It is a matter of gratification that he has turned a new leaf. Turn a new leaf का मतलब होता है अपनी लाइफ में नई चीज़ को स्टार्ट करना. हम जब पत्ते को पलटाते हैं, है ना, तो इट इज़ सिमिलर टू लाइक स्टार्टिंग न्यू मोड और न्यू वेंचर इन योर लाइफ. Fill in the blanks with most appropriate words from the given choices. History records 17 incursions of Sultan Mahmud dash India. ये है into India. Fill in the blanks with the most appropriate word from the given choices. Your statement is replete dash contradictions with contradictions. तो आपको ग्रामर भी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, तो ग्रामर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए. उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर को आप जो है खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए. अ सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन इनटू 4 पार्ट. चूज द पार्ट दैट हैज़ एन एरर. द सपर पार्टी गिवन बाय हिम एट द इवनिंग ऑफ 30th विल लॉन्ग बी रिमेंबर्ड इन कैटरिंग सर्कल्स. और जो आपका गलती है वो है आपकी लाइन एट द इवनिंग ऑफ द 30th. by him on the evening of, actually इसमें आएगा on the evening of. A sentence has been broken into 4 parts. One way route is a mean of reducing traffic in congested areas of Delhi. और इसकी जो मिस्टेक है वो आपकी है इस वाली लाइन में, a mean of. One way route is a mean of reducing traffic in congested areas of Delhi. Next question, and the following question is based on the information given in the form of statements. Read them carefully and find the correct answer. First sentence is Madhu and Shivani are good in dramatics and computer science. तो इसमें जैसे अगर हम बना देते हैं मधु शिवानी. मधु जो है ये ड्रामेटिक्स में भी गुड है, ये कंप्यूटर साइंस में भी गुड है, और सिमिलरली शिवानी भी ड्रामेटिक्स में भी गुड है, कंप्यूटर साइंस में भी गुड है. नेक्स्ट लाइन में देखिए, आशा एंड मधु आर गुड इन कंप्यूटर साइंस. एक और लड़की ऐड हो गई है एंड शी इज़ आशा. आशा कंप्यूटर साइंस में भी अच्छी है. और फिर से मधु रिपीट हो रखी है. मधु तो ऊपर भी थी और यहाँ पर भी है, तो उसका तो सेम है, कंप्यूटर साइंस है. नेक्स्ट है आशा, प्रतिभा एंड नमिता. तो 2 बच्चे और ऐड हो गए हैं, प्रतिभा और नमिता. आशा, प्रतिभा एंड नमिता आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. फिजिक्स और ये भी फिजिक्स में अच्छी है. मैथ्स और ये भी मैथ्स में अच्छी है. 2 लड़कियों को तो हमने मार्क कर दिया है. कौन बच गया? प्रतिभा, नमिता, आशा. आशा भी फिजिक्स में अच्छी है और मैथ्स में अच्छी है. ओके, अब कौन है? प्रतिभा एंड शिवानी आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स. प्रतिभा, ये थी प्रतिभा, तो प्रतिभा हिस्ट्री में अच्छी है, तो मैं इसको हिस्ट्री में डाल देती हूँ, इसको हिस्ट्री. और ड्रामेटिक्स में भी अच्छी है, तो इसको ड्रामेटिक्स में भी डाल दिया. और शिवानी, शिवानी हमारे पास ऑलरेडी अच्छी है, इसके पास ड्रामेटिक्स है, इसके पास एस फॉर क्या था, सॉरी CS, ये कंप्यूटर साइंस है. ड्रामेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी अच्छी है.
Now let us see what the question is. Who is good in physics, history, mathematics but not in computer science? अब जिसके पास कंप्यूटर साइंस नहीं है सबसे पहले हम उसको पकड़ते हैं. इसमें भी कंप्यूटर साइंस है, इसमें भी कंप्यूटर साइंस है, इसमें भी कंप्यूटर साइंस है, और विदाउट कंप्यूटर साइंस के ये दो लड़कियां हैं, प्रतिभा और नमिता. और क्वेश्चन है हिस्ट्री. प्रतिभा के पास हिस्ट्री भी है, प्रतिभा के पास फिजिक्स भी है, प्रतिभा के पास मैथमेटिक्स भी है, प्रतिभा के पास कंप्यूटर साइंस नहीं है, है ना. तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रतिभा. ओके, और आंसर भी आपका है प्रतिभा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ विक्ट्री इज कोडेड एज YLFWRUB, हाउ कैन सक्सेस कैन बी कोडेड? विक्ट्री VICTORY. अगर हम V को देखें, QSTUVW, V से अगर हम Y को देखते हैं तो देखिए V थर्ड जो नंबर है, मतलब इसके बाद जो थर्ड नंबर है, 1 2 तीसरा नंबर Y है. ऐसे I के बाद अगर हम थर्ड लेटर लेते हैं IJKL, है ना. और C के बाद अगर थर्ड जो लेटर लेते हैं, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लेते हैं, तो वो होगा आपका C के बाद DEF. तो हमको जो है इसका डिकोडिंग हो गया है. तो हमको पता चल गया है कि जो थर्ड लेटर है वो इन्होंने डिकोड करने के लिए ले रखा है. तो ऐसे ही हम सक्सेस को भी डिकोड कर लेते हैं. SUCCESS. एस का जो थर्ड अल्फ़ाबेट होगा STUV, है ना. और U का थर्ड अल्फ़ाबेट क्या होगा? USTU. VWX होगा. C का जो थर्ड अल्फ़ाबेट होगा वो होगा CDEF, F होगा. और C का F होगा. और E का होगा EFGH थर्ड लेटर. और S का होगा STUV. तो VX, सबसे पहले हम VX वाला देखते हैं. VX वाले दो ही हैं, है ना. VX के बाद EEFF. हमारा आंसर है FFHVV. हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर सही हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A watch reads 4:30 p.m. If the minute hand points toward east, in which direction will the hour hand indicate? चलिए पहले एक हम वॉच बनाते हैं. सपोज ये हमारी वॉच है और ये हमारा 12 है और ये हमारा 6 है और ये हमारा 3 है. तो जो हमारा आर हैंड है वो 4 पे है और जो मिनट हैंड है वो हमारा 6 पे है. तब जाके हमारा 4:30 होगा. और ये बोल रहा है जो मिनट हैंड है इट पॉइंट्स टूवर्ड ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ है. तो हम इसको ईस्ट डायरेक्शन बना देते हैं और ईस्ट के हमेशा अपोजिट में रहता है वेस्ट डायरेक्शन. अब हम नॉर्थ और साउथ को कैसे निकालें? अगर हम ईस्ट की तरफ अपना फेस करते हैं तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होता है. तो हम इसको नॉर्थ बोल देते हैं और नॉर्थ का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका साउथ डायरेक्शन. ओके, तो हमको चारों डायरेक्शन मिल गए हैं. ये कार्डिनल डायरेक्शन है, मतलब जो 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होते हैं वो है. तो इन विच डायरेक्शन विल द आर एंड इंडिकेट? हमारा जो आर एंड है वो किसी एक पर्टिकुलर कार्डिनल डायरेक्शन की तरफ नहीं है बल्कि 2 डायरेक्शन के बीच में है. तो इसको आप नॉर्थ ईस्ट बोलोगे. ओके, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है आर एंड, ये आर एंड है. तो हमारा आंसर आ गया नॉर्थ ईस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई इज़ द फादर ऑफ एफ. ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन होता है, इसको भी आप जो है पक्का ऐसे क्वेश्चंस को आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए. ई इज़ द फादर ऑफ एफ. एफ का ये फादर है, हिज फादर. ओके, किसका फादर है? ये एफ का फादर है. बट एफ इज़ नॉट हिज सन. बट एफ इज़ नॉट हिज सन. अच्छा, अगर ये सन नहीं है तो इसका मतलब ये है फिर फीमेल, ये है आपकी
डॉटर, ई की डॉटर। जी इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ एफ। अभी हमारे पास जी आए और जो है ग्रैंडफादर, ओके। ये ग्रैंडफादर किसके हैं? एफ के, एफ के ग्रैंडफादर हैं। एच इज़ द स्पाउस ऑफ ई, और ये एच है, ये फादर था ना, तो इसका मतलब ये होगी आपकी मदर, ये ई की वाइफ है। एच इज़ द स्पाउस ऑफ ई हो गया। आई इज़ द ब्रदर ऑफ एफ। एफ कहाँ है हमारे पास? ये है एफ। इसका जो सिबलिंग है, इसका जो भाई है वो है आई, और ये है मेल, ओके। जे इज़ द सन ऑफ आई। जे, ओ, इसका जो भाई है वो भी मैरिड है और उसका भी एक सन है, ओके। तो ये है सन, ये सन किसका है? आई का, आई का सन है ये। के इज़ द स्पाउस ऑफ आई। इसकी जो वाइफ है उसका नाम है के। एल इज़ द फादर ऑफ के। एल इज़ द फादर ऑफ के, इसकी वाइफ, अच्छा ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ओके, वाइफ। तो इसके फादर का नाम है एल, इसके फादर का नाम है एल। हु इज़ द ग्रैंडसन ऑफ एल। अब एल की ये डॉटर है, ओके, और इसके सन का नाम है जे। ये तो सिंपल था, इन सब की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना, हमको ऐसे ही घुमा दिया। तो एल की डॉटर है के और के का सन है जे, तो आंसर हो जाएगा जे। ऐसे ही बेवकूफ़ बना दिया। तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, ये आपको बहुत घुमाते हैं। How many sevens are there in the following sequence of number which are preceded by 3 and immediately followed by n? Followed by n, sorry 9। ऐसे 7 जिनके पीछे 9 है, ठीक है, ये तो 9 है, बट उनके आगे होना चाहिए 3, तो ये भी नहीं है। एक 7 और मिला हमको, इसके पीछे 9 होना चाहिए और आगे 3, इसके आगे पीछे कुछ ऐसा नहीं है। एक 7 और मिला हमको, इसके पीछे है 9 और आगे है 3, ठीक है। एक 7 हमको और मिला, इसके पीछे है 9 और आगे है 3, तो ठीक है। तो हमको 2 ऐसे 7 मिले हैं, तो आंसर इज़ 2। Find the word which cannot be made from the letters of the given word. Distribution, dust बन सकता है इससे, DUST। राइट बन सकता है RIOT। डिस, TURB। डिस्टर्ब बन सकता है ट्रीब्यूट, TREBUT तक तो ठीक है, बट इसमें ई, इस वर्ड में कहीं पर भी ई नहीं है ना, तो इसलिए ट्रिब्यूट नहीं बन सकता। इफ P डोनेट्स डिवाइडेड and Q donates multiply, R donates plus and S donates minus, then इतना 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 equals to what? तो 18 प्लस Q का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 18 मल्टीप्लाई 12, और P का मतलब क्या होता है? डिवाइड। और R का मतलब क्या बोला इन्होंने? प्लस। और S का मतलब है माइनस। तो ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन बन गया है। सबसे पहले आप डिवीजन करिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद ऐड करना और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। चलो इसको फिर भी करके देख लेते हैं। और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 3 रह गया, तो 18 इंटू 3 कितना होता है? मुझे ज़्यादा मैथ्स नहीं आती और टेबल भी नहीं आते, तो कितना होगा ये? 3 8 ज़ 54 आएगा, है ना।
तो हमने इतना सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब हमारे पास बचे प्लस और माइनस, तो 54 प्लस 5 बॉड मास है ना, तो मल्टीप्लाई हो गया है। उसके बाद हम ऐड करते हैं, 54 प्लस 5 इक्वल्स टू हो गया आपका 59। अब हमारे पास रह गया -6 कर देंगे, 59 में से 6 गया तो आंसर आएगा आपका 53। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन रेशियो वाला क्वेश्चन दिख रहा है ये, तो रेशियो फाइंड करना इज अगेन वेरी इजी। सो यू कैन फाइंड आउट द रेशियो विच would result you in the answer 1:9. Next है 3 years ago Rani was 8 years younger than Vijay. What is the difference between their ages today? 3 साल पहले रानी जो है 8 years विजय से छोटी थी। विजय की एज नहीं दे रखी है, अब वो कितने एज कम होगी? आंसर 8 years है। तो ऑब्वियसली अगर वो 3 साल पहले 8 साल छोटी थी तो अभी भी वो 8 साल छोटी होगी, अभी वो 12 साल छोटी नहीं हो जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों का एज डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। सपोज करो विजय उस समय, रानी उस समय 10 साल की थी और विजय उस समय 18 साल का था, है ना, तो अभी भी तो एज डिफरेंस सेम ही रहेगा। 18 में 3 आप ऐड कर दो तो ये 21 हो जाएगा, और 10 में 3 ऐड कर दो तो 13 हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आपका फिर से 80 ईयर्स आएगा। तो एज डिफरेंस आप अभी ढूंढो या आपसे 100 साल बाद भी निकालोगे तब भी एज डिफरेंस तो उतना ही रहेगा। If region is encoded as 5 and believed is encoded as 7, then government would be encoded as, ये एक IQ वाला क्वेश्चन है। इसमें रीजन को अगर 5 लिखते हैं और बिलीव्ड को 7 लिखते हैं, रीजन को 5 बिलीव्ड को 7, देन गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे? रीजन में 1 2 3 4 5 6 लेटर है, 6 लेटर को इन्होंने 5 लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है, 8 लेटर्स को इन्होंने 7 लिख दिया है। ओके, यहाँ पे ये 6 लेटर था, 6 को इन्होंने 5 लिख दिया है, और यहाँ पर 8 लेटर है, 8 को इन्होंने 7 लिख दिया है। लेट अस काउंट हाउ मेनी लेटर्स आर इन दिस वर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स हैं, राइट। तो 10 का 1 माइनस करके लिखेंगे, answer will be 9. Question is, which of the following was added in the year 2012 in the list of the World Heritage Site of the UNESCO? and the answer is Western Ghats. Actually ये current events के question है, तो ये 2012 के current events है। so आपको current event वाले question बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि current events 2012 से नहीं, इनफैक्ट 2020 से, सॉरी 2020 से आपसे पूछे जाएंगे, और ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे करंट इवेंट वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कोवरडा न्यूक्लियर प्लांट इज बीइंग सेट अप इन आंध्र प्रदेश। दिस अगेन इज यूजलेस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आप यू कैन काउंट किया, हाउ मेनी क्वेश्चन दे हैव गिवन फ्रॉम करंट इवेंट पोर्शन, एंड दिस इज करंट इवेंट, दिस अगेन इज फ्रॉम करंट इवेंट। Which chemical was an important symbol in our freedom struggle? वो था सोडियम क्लोराइड। अच्छा, सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट। ओके, तो सॉल्ट का आपको पता है कितना बड़ा सिग्निफिकेंस था हमारे इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में, जब गांधी जी ने सत्याग्रह किया था और नमक कानून को तोड़ा था डांडी के पास तट पे। मिल्क इज़ यूनिक इन इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू, इट इज़ पुअर सोर्स ऑफ आयरन। तो इसमें फैट है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, बट इसमें आयरन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन महाराष्ट्र, फ्लो थ्रू कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश टू मीट द बे ऑफ बंगाल इन आंध्र प्रदेश। सपोज ये इंडिया है तो ये आपका बे ऑफ बंगाल है ना, तो महाराष्ट्र से होते हुए ये नदी बहते हुए इट फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। कौन सी नदी है? वो है आपकी कृष्णा नदी। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पैलियोलिथिक पीपल वॉज, ओल्ड स्टोन एज के लोग कुछ नहीं कर सकते थे, बस वो लोग बस हंटिंग कर सकते थे। सो दिस वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस पीरियड। द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इज INS विक्रांत। द हाइएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड
पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, देखिए इसमें दो डिफरेंस होता है, आप क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन आई गॉट कंफ्यूज। जो परमवीर चक्र है वो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, जब वॉर लगता है तो उस समय का जो सबसे बड़ा पीस टाइम अवार्ड है वो आपका होता है परमवीर चक्र, ओके। बट पीस टाइम का मतलब जिसमें वॉर नहीं लग रही होती है और उस समय किसी ने ब्रेवरी का बहुत बड़ा कोई काम किया है, डीड किया है, तो दैट इज़ नोन एज अशोका। आपको नीरजा फिल्म याद होगी, तो दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वन ऑफ द ट्रू स्टोरी ऑफ नीरजा भनोट, तो शी ऑल्सो रिसीव दिस अशोक चक्र बिकॉज शी हैज शोन सच अ ग्रेट ब्रेवरी ड्यूरिंग हर वन ऑफ द फ्लाइट। द मोबाइल हैंडसेट ब्लैकबेरी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये आपका करेंट इवेंट का क्वेश्चन है, नो नीड टू गो थ्रू इट। क्लब द कॉमनली यूज स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम, फ्लावर का जो बर्ड होता है वो, क्योंकि वो देखने से ही लगता है, जो लॉन्ग है ना, लॉन्ग बोलते हैं इसको, इसका जो शेप रहता है इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक दिस, ऐसी होती है, लॉन्ग है ना। तो ये ऑब्वियसली क्या लग रहा है, ये फ्लावर का बीच का जो हिस्सा होता है, फ्लावर बर्ड। एलिजा टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोस एड्स एंटीबॉडीज। झुम्पा लहरी इज एन इंडियन राइटर है वो। VGA is video graphics adapter. Now see, there is one important thing about this examination is ये एक KVS के एग्जामिनेशन से एक चीज़ में डिफरेंस होता है इसमें कि KVS के एग्जामिनेशन में कंप्यूटर के इतने सारे क्वेश्चंस नहीं दिए जाते, बट आर्मी स्कूल पब के एग्जामिनेशंस में जो होते हैं कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बिकॉज यू शुड बी कंप्यूटर फैमिलियर वाइल टीचिंग इन आर्मी स्कूल। तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। WAN दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, जब आप कंप्यूटर पे ये हमारा जो होता है ना नेटवर्क, जो इंटरनेट चलता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस, और वो है ऑफिस विस्टा। ये वर्जन होते हैं है ना, ये ऑफिस XP ये बहुत पुराना वर्जन है, ये आउटडेटेड है, ये हमारे विंडोज़ में नहीं लगता है। और ऑफिस 2007, हाँ वो हमने जो है बहुत यूज किया है इसको, बट आजकल ऑफिस जो करंट वाला ऑफिस है वो ऑफिस 2012 भी यूज़ कर रहे हैं कुछ लोग, तो ये भी आउटडेटेड हो गया। बट ऑफिस विस्टा जो है MS ऑफिस का कोई भी वर्जन नहीं है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर पेज ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट जो होता है जब हमको पेज ऐसे दिखाई देता है तो इसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं, ओके। और जब हमको पेज ऐसे दिखाई देता है तो इसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल ऑन द फॉन्ट साइज टूल फॉर्मेटिंग बार। जब आप कभी आप जो है वर्ड चलाते हैं, एक्सेल चलाते हैं या फिर MS पावर पॉइंट चलाते हैं, तो उसमें जो सबसे छोटा फॉन्ट साइज होता है वो 8 होता है, और जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज मिलता है आपको वो दैट इज़ 72। इट इज़ अ ग्राफिक्स सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर, उसका नाम है क्लिप आर्ट। जब आप अपने वर्ड फाइल के अंदर कभी कुछ इंसर्ट करना चाहते हो, कभी बिल्डिंग इंसर्ट करना चाहते हो, कभी किसी पर्सन को इंक्लूड करना चाहते हो, तो ऊपर इंसर्ट ऑप्शन में आपको क्लिप आर्ट दिखते हैं, और क्लिप आर्ट के अंदर आपको रेडीमेड डायग्राम्स मिलते हैं, तो उनको हम ग्राफिक्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीडियो फाइल एक्सटेंशन, दैट इज JPG। JPG जो होती है वो इमेज होती है ना, इमेज को कभी भी आप राइट क्लिक करके देखो तो वो JPG या JPEG होती है। MP4 मूवी का है, QT जो एक्सटेंशन है ये भी मूवी का है, और AVI भी मूवी का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या होता है, सपोज हमारी फाइल का नाम है MS वर्ड, तो इसके पीछे कंप्यूटर अपने आप एक्सटेंशन दे देता है, और एक्सटेंशन से पता चलता है वो फाइल एक्चुअली क्या है, DOC। तो DOC अगर इसके पीछे लगा है, ये इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, है ना। डॉट के पीछे का जो पोर्शन होता है जिसको कंप्यूटर अपने आप ऐड करता है दैट इज़ नोन एज एक्सटेंशन। डॉक का मतलब है वो वर्ड फाइल है। तो ऐसे जितने भी इमेजेस होते हैं वो PNG और .PNG होते हैं, .JPG होते हैं, .JPEG भी होते हैं, और जितने भी वीडियो फाइल होती हैं, वीडियो फाइल के पीछे देखा होगा आपने .MP4 लिखा रहता है। द नेम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन द टास्क बार एंड द टाइटल बार। ये आपका टास्क बार होता है जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, और जो ऊपर दिखाई देता है इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट जो टॉप में जो एक स्लाइड होती है रिबन जैसी होती है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं, तो वहाँ पर भी आप अपनी वर्ड फाइल का नाम देख सकते हैं।
वेब पेजेस आर सेव्ड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, HTML में सेव होती हैं. टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू शुड क्लिक F1 कीज़. ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ टू कम टू द टॉप ऑफ द वर्कशीट. अगर आप जो है वर्कशीट में काम कर रहे हो, वर्कशीट क्या होती हैं? वर्कशीट होती हैं आपकी एक्सेल की जो फाइल्स होती हैं. तो किसी भी उसमें डॉक्यूमेंट में अगर आपको सबसे टॉप में जाना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस होम की, जो 2 की होती है आपके कीबोर्ड में, उनको प्रेस साथ में करने से यू कैन कम टू होम पोजीशन. द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स कैन बी इन्वॉल्व बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम द रिव्यू मेन्यू. रिव्यू मेन्यू ऊपर होता है जब आप वर्ड चलाते हैं, तो वहाँ से आप आपके पेज में कितने स्पेलिंग एरर्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं. Which PowerPoint feature adds special effects to modify the appearance of the slide and the timing between each slide. उसको हम ट्रांजिशन सेटिंग बोलते हैं. ये आपको PowerPoint में मिलता है जब आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए बहुत सारे डिजाइंस इंसर्ट करने पड़ते हैं. स्लाइड सॉर्टर ऑफ PowerPoint is available on View menu. हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शो. स्लाइड शो चल रहा है आपको, बट आपको स्लाइड शो से बाहर आना होता है, तो उसके लिए आपको ESC एस्केप दबाना पड़ता है, जो आपके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे होता है कीबोर्ड में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ईमेल प्रोग्राम. मोजिला फायरफॉक्स जो है आपका ब्राउज़र है और ये ईमेल प्रोग्राम नहीं है. द फाइल इज़ क्रिएटेड थ्रू वर्ड प्रोसेसिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट फाइल. उसमें मैंने आपको बताया था उसके पीछे एक्सटेंशन लग जाता है .doc. इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट फाइल. विथ रेफरेंस टू मल्टीमीडिया एलिमेंट पिक द ऑड वन आउट. एनिमेशन भी मल्टीमीडिया होती है क्योंकि इसमें जो है जो हमारी इमेजेस होती हैं उनमें थोड़ा सा मोशन आ जाता है, मूवमेंट आ जाता है. ग्राफिक भी हमारा मल्टीमीडिया है, ऑडियो वीडियो भी मल्टीमीडिया है, वॉइस स्क्रिप्ट जो आपकी है ये मल्टीमीडिया नहीं है. गूगल इज़ व्हाट. गूगल इज अ सर्च इंजन. Thesaurus tool in MS Word is used for synonyms and antonyms. तो इतने क्वेश्चन थे. ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर सेक्शन से आए हैं. नेक्स्ट हमारा जो है वो है आपका एजुकेशनल पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं. चाइल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन बुक्स. दिस व्यू पॉइंट ऑफ टैगोर रिप्रेजेंट हिज फेथ इन द फॉलोइंग एम्स ऑफ एजुकेशन एंड दैट इज individual aim. Which of the following is the naturalist ideal of education. और वो है social adjustment. naturalist का मतलब होता है इंसान जैसे पैदा हुआ है नेचर के अकॉर्डिंग, तो उसको नेचुरल उसको बिहेवियर दिया जाए, नेचुरल कंडीशन दिया जाए, तब जो है उसका बिहेवियर रिफाइंड होगा बच्चे का. द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विथ स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस. करिकुलम जो है हम लोग जो बनाते हैं, डेवलप करते हैं, वो स्कूल वाले नहीं डेवलप करते. इनफैक्ट वो उनके जो बोर्ड्स होते हैं वो डिसाइड करके स्कूल को फॉरवर्ड करते हैं, स्कूल वाले उनको बस इम्प्लीमेंट करते हैं. तो ये प्रोग्राम ऑफ द स्कूल होता है जिसको स्टूडेंट्स डे टू डे पढ़ते हैं. At lower classes, playway method of teaching is based on psychological principles of development and growth. An autocratic teacher keeps a strict control on the students. जो autocratic teacher होता है वो जो है बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है क्लासरूम टीचिंग में, वो केवल एक तरफा पढ़ाता है, इसीलिए उसको हम ऑटोक्रेटिक बोलते हैं. जैसे आपको पता है नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है किम जोंग, उसको भी हम ऑटोक्रेटिक तानाशाह बोलते हैं क्योंकि वो पब्लिक की बात नहीं सुनता, उसके अकॉर्डिंग वो जो बोलता है बस वही होना चाहिए और वही सही होता है. इसीलिए ऐसे पर्सनस को वी कॉल देम ऑटोक्रेटिक. Who among the following propounded the theory of socialism in education? तो उनका नाम है स्टालिन. Which of the following is not accepted in Kohlberg's theory of moral development? और वो है social contract and social rights. और बाकी जो है उन्होंने जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उनके अकॉर्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस पे भी स्ट्रेस किया है. मतलब एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कैसा रिलेशन है. इंडिविजुअलिज्म, हर बच्चा जो है अलग होता है, यूनिक होता है. यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, दुनिया के हर बच्चों के लिए जो है कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो कॉमन होने चाहिए.
Which of the following is not considered as a factor of cognition, that is retreat? When a pupil's misbehavior persists, even though the teacher punishes the child for each infraction, the teacher probably is following the theory of नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. अगर टीचर के पनिशमेंट के बावजूद भी टीचर बच्चे का बिहेवियर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब टीचर क्या कर रही है, नेगेटिव बिहेवियर को बढ़ावा दे रही है. द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वुड मोस्ट इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट. टीचर्स एटीट्यूड. तो सोच लीजिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर का कितना वैल्यू है कि टीचर का जो बिहेवियर होता है वो ही बच्चे की फ्यूचर को डेवलप करने में, उसके जो है फ्यूचर को प्लेटफॉर्म को सेटअप करने में कितना कारगर सिद्ध होता है. टेस्ट विच मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इन अ गिवन कंटेंट आर कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट्स. Which of the following behavior of the teacher is not conducive to create a positive climate for learning in the class? कंपैरेटिव इवैल्यूएशन. जब वो कंपेयर करती है दो बच्चों के बीच में कि राम के नंबर ज़्यादा है, श्याम तुम पढ़ते नहीं हो, दैट्स वाई वी हैव नॉट स्कोर्ड वेल, है ना. तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या कंपैरिजन करेगी तो क्लासरूम के अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट कभी नहीं बन सकता. बच्चे ने जैसा भी किया है तो उसको अच्छा ही फीडबैक देना चाहिए. The degree to which a test measures what it is intended to measure is termed as its validity. अगर टेस्ट को हमने क्लास में कंडक्ट कराया और टेस्ट से हमको वही आउटकम मिला जो हमने प्लान किया था, तो वो टेस्ट सक्सेसफुल टेस्ट माना जाता है. Which of the following methods would be the most appropriate to teach vocational skills to students, that is experimentation. vocational का मतलब होता है जो आप स्किल्स सिखाते हो बच्चों को. जैसे आपने उनको पॉटरी सिखाई, उनको कंप्यूटर पे टाइपिंग सिखाई, उनको ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया, उनको फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में बताया. तो आप बैठे बैठे जो है आप उनको फूड के न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता रहे हो. आप बैठे बैठे जो है बच्चों को बता रहे हो कि कारपेंट्री करने के लिए ये टूल्स चाहिए, आपको ऐसे सीखना पड़ेगा, वैसे सीखना पड़ेगा. आप कीबोर्ड की पिक्चर दिखा के उनको बता रहे हो कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कैसे कर सकते हैं. तो दिस इज़ नॉट गोना वर्क. अगर आप उनको वोकेशनल स्किल्स सिखाना है तो सबसे पहले आपको बच्चों को वो चीज़ें खुद करने देना पड़ेगा, यानी बच्चों को उनके ऊपर हाथ आजमाने देना पड़ेगा. एंड दैट वे इज़ नोन एज एक्सपेरिमेंटेशन. The apex institution involved in the planned and coordinated development of the teacher education system through the country is NCT, that is National Council for Teacher Education. Which educational psychologist believed in the fact that all children have the potential to learn? ये था फ्रॉबेल का. ये इनका ही नहीं, इनफैक्ट ये बहुत सारे एजुकेशनिस्ट का है, और हर एजुकेशनिस्ट इस बात पे स्ट्रेस देते हैं कि कोई भी बच्चा जो है बिना पोटेंशियल के तो हो ही नहीं सकता. इफ़ ह्यूमन बीइंग हैज़ बीन टेकन बर्थ, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल अपने अंदर लेके आया ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन? देयर इज़ नो स्पेसिफिक गोल. तो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होते हैं उनका कोई गोल नहीं होता है, और अदरवाइज जो फॉर्मल एजुकेशन होते हैं वो प्लान्ड होते हैं. उनको पता होता है कि उनको साल भर में कौन सी क्लास में कौन से टॉपिक पढ़ाना है, और कौन से मंथ के बाद दे हैव टू टेक द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट, और उनके जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए उनको कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना है. इन सब चीज़ों को जब हम स्कूल में यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मल एजुकेशन. लर्निंग बाय डूइंग इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट क्रिएट्स इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन. आप बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे 10% सीखते हैं. आप बच्चों को खुद करने दो, बच्चे 100% सीखते हैं. तो इट क्रिएट्स इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चन? लीडिंग, सिंपल एंड कंसाइज, डेफिनेट इन रिस्पॉन्स. Which psychologist is famous for his pioneering work in classical conditioning? That is Ivan Pavlov. So this is the end of this question paper, and this question paper consists of 90 questions total. Okay, so all the best for your examination. Please do revise more such questions from the books or from other sources, and do watch our other videos to help you get through this examination. Thank you so much.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग आवर चैनल दैट इज़ वाओ एजुकेशन। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर पक्का कीजिए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमको कमेंट भी करिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए, सो दैट आई कैन पोस्ट सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच।